वतन तुझे सलाम। टोक्यो में दिल्ली के हमारे कई मित्र रहते थे। उनके नाम और पते हम लिखकर साथ ले गए थे। रात में काफी देर से हम होटल पहुंचे थे, इसलिए सुबह देर से उठना हुआ। लोगों ने हमें बताया कि टोक्यो में कुछ खास देखने को नहीं है। पास ही में माउंट फूजी में विश्व की 150 जीवित ज्वालामुखियों में से सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, उसे हम देख सकते हैं। पर ज्वालामुखी देखने का हमें कोई शौक नहीं था, इसलिए नाश्ते वगैरह के बाद हमने अपनी डायरी से दिल्ली के परिचित श्री NK सिंह का नंबर निकाला। वे उन दिनों वहां डेपुटेशन पर गए हुए थे। श्री NK सिंह श्री TP सिंह के बेटे थे, जो उस समय भारत में वित्त मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त थे। उसी दिन शाम को उनके घर जाने की बात निश्चित हुई। दिन तो जैसे तैसे होटल की परिक्रमा करते और आसपास का जायजा लेते हुए कटा। बाजार, बैंक, बस टर्मिनल आदि की पहचान की, किंतु ये पहचान वहां की इमारतों के स्थूल रूप से ही मालूम पड़ सकी। कौन सी बिल्डिंग कैसी है, वहां क्या हो रहा है, इसका अंदाजा ही लग पा रहा था, क्योंकि अंग्रेजी में कहीं कुछ लिखा ही न था जिसे हम पढ़ सकते थे। हर कहीं जापानी में ही लिखा था और जापानी से हम पूरी तरह अपरिचित थे। इससे इस बात का तो आभास हुआ कि जापानी लोगों को अपनी भाषा से कितना लगाव है। विदेशी पर्यटकों को तो बस संकेतों से ही काम चलाना पड़ता है। मन करता था कि कोई देशवासी मिल जाए तो उससे बात करें। खैर, शाम होते ही हमने टैक्सी मंगाई और सिंह साहब के यहाँ जाने के लिए चल पड़े। रास्ते की जानकारी हमने रोड मैप से ले ली थी और अपने मित्र से भी इसे विस्तृत रूप से समझ लिया था। अंदेशा ये था कि कहीं टैक्सी वाला घुमा फिराकर अधिक किराया न बना ले, जैसा कि अपने यहाँ भारत में अक्सर होता है। अचानक हमने देखा कि टैक्सी वाला दूसरे ही रास्ते से ले जा रहा था, जो शायद कुछ लंबा था। बीच में फ्लाईओवर पड़ा। वहां टैक्सी वाले को अपना मित्र मिल गया। उसने गाड़ी रोकी और मित्र से बातें करने लगा। हमें लगा कि किराया काफी बढ़ जाएगा। मीटर एक बार चालू हो जाता है तो गाड़ी खड़ी रहने पर भी प्रतीक्षा के समय भी पैसे दिखाने के लिए धीमी गति से चलता रहता है। हम टैक्सी वाले को टोकना चाहते थे, पर एक तो भाषा की दिक्कत, दूसरा नया शहर, नया देश था। अतः हमने चुप रहने का ही निश्चय किया। सिंह साहब के घर पहुंचकर पैसे देने लगे तो ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि टैक्सी वाला उससे काफी कम पैसे मांग रहा था जो मीटर दिखला रहा था। वजह जानने के लिए हमने उससे इशारे से पूछा कि ऐसा क्यों। न हमें जापानी आती थी और न उसे हिंदी या अंग्रेजी, किंतु इशारों की भाषा सर्वव्यापी होती है। सो उसने इशारे से समझाया कि चूंकि वह रास्ते में मित्र से बात करने के लिए रुका था और उसने मित्र से मिलने के लिए थोड़ा लंबा रास्ता चुन लिया था, इसलिए उस दूरी और इंतजार के पैसे उसने कम कर दिए थे। हमारी आंखों में अपने देश की तस्वीरें उभरने लगी। जहां अक्सर लोग इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि कोई पर्यटक या अनजान व्यक्ति हत्थे चढ़े तो उसकी जेब ज्यादा से ज्यादा हल्की कर दे। व्यवहार में ईमानदारी की ये मिसाल अकेली नहीं थी। हमें कदम कदम पर इसके दर्शन होते रहे। हमारे एक पूर्व परिचित मित्र ने भी बताया कि कैसे वे एक बार अपना कीमती सामान टैक्सी में भूल गए थे और सोच लिया था कि सामान तो मिलने से रहा, लेकिन टैक्सी वाले ने वह सारा सामान सुरक्षित रूप से उन तक पहुंचा दिया। जापान स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले हमारे एक मित्र ने बताया कि कुछ दिन पहले एक होटल में ठहरे एक विदेशी पर्यटक की कुछ धनराशि चोरी हो गई थी। उसने इधर उधर शिकायत की और तत्काल अखबार में भी ये खबर छप गई। पैसे मिलने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन दूसरे ही दिन उन सज्जन के पास छोटी बड़ी धनराशि इस अनुरोध के साथ आने लगी कि इस चोरी वाली घटना का कहीं पर आगे जिक्र न करें। उनके पास इतना धन एकत्र हो गया जो चोरी की राशि से बहुत ज्यादा था। उन्होंने अपनी खोई रकम रखकर बाकी की धनराशि जापान की कुछ समाज सेवी संस्थाओं को दान में दे दी। इसी बीच पुलिस ने भी उन्हें पूरा आश्वासन दिया था कि ये 24 घंटों के भीतर अपराधी का पता लगाकर उसे पकड़ लेगी, और ऐसा ही हुआ भी।
चोर पकड़ा गया। चोर कोई जापानी नहीं बल्कि इटली से आया एक पर्यटक था जो उसी होटल में ठहरा था। राष्ट्र के प्रति इतना समर्पण एवं चरित्र की ऐसी प्रतिबद्धता कम ही देखने को मिलती है। जापानी चरित्र के ये नमूने उन लोगों को अजूबे लग सकते हैं जिनके यहाँ अपने छोटे से स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरने को जायज समझा जाता है। जापान में तो हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, बूढ़ा हो या बच्चा, इस बात के लिए सजग रहता है कि उसके देश के नाम पर कहीं धब्बा न लग जाए। राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्र प्रेम की ऐसी उत्कृष्ट भावना इतने व्यापक पैमाने पर बहुत कम देशों में देखने को मिलेगी। अपने देश के नाम पर आंच न आने देने के लिए वहां हर व्यक्ति बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहता है। हमें वहां कुछ ही दिन पहले एक किशोर द्वारा की गई हाराकिरी यानी आत्महत्या की दर्दनाक दास्तान भी सुनने को मिली। एक बच्चे से कुछ गलती हो गई थी। उसकी माँ ने उसे झिड़का और कह दिया कि इस तरह का हाल अभी है तो बड़ा होकर वह क्या करेगा? क्या देश के नाम को कलंक लगाएगा? छोटा सा बच्चा, पर उसका किशोर मन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसकी वजह से उसके देश का नाम बदनाम हो। उसने आत्मग्लानि में डूबकर अपनी जान दे दी। जापान में आत्महत्या या हाराकिरी बहुत मामूली बात मानी जाती है। ऐसी घटनाओं से वहां कोई हलचल नहीं होती है। आत्महत्या करना कायरता है या गलत, इस बात से जापानी समाज आज तक समझौता नहीं कर पाया है। उनका कहना है कि आत्महत्या करना एक साहस का काम है। यह कृत्य व्यक्ति विशेष की दृढ़ इच्छा शक्ति और उसमें कितना साहस है, इस कथन की पुष्टि करता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता और उसकी सारी गलतियां क्षमा कर दी जाती हैं। विश्वविख्यात कलाकार मिशिमा युटियो ने अपना पेट चीरकर आत्महत्या की थी। इसे एक साहसपूर्ण कृत्य समझा गया था। जापानी समाज के लिए ये एक आम बात थी और किसी की भी आंख से उसके लिए आंसू नहीं टपका, बल्कि उनकी प्रशंसा की गई कि उनमें इतना साहस और आत्मबल था कि वे स्वयं अपना पेट चीर सके। हाराकिरी साहसपूर्ण हो सकती है, ऐसी मान्यता उन दिनों जापान में थी। ऐसी कई घटनाओं का जिक्र जापानी मित्रों ने किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। जापान में मान्यता है कि हारा हुआ जीवन जीने की जगह पेट में छुरा घोंपकर आत्महत्या करना श्रेष्ठ है। सामूहिक हाराकिरी की घटनाएं भी हुई हैं। जब 1945 में जापान की हार की घोषणा जैसे ही तत्कालीन सम्राट हिरोहितो ने की, वैसे ही काफी जनता इंपीरियल पैलेस के प्रांगण में इकट्ठी हो गई। कई व्यक्ति तो इतने विचलित हो गए कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। देश की खातिर अपनी जान देने वालों के नामों से भरे हैं जापानी इतिहास के पन्ने। कितनी ही घटनाएं, कितनी ही कहानियां हैं उनके देश प्रेम की साक्षी। दूसरे महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन के अभेद जहाज क्वीन एलिजाबेथ के विनाश का प्रकरण जापानी शौर्य और देशभक्ति की ऐसी कहानी है जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा। उस समय तक बने जहाजों में सबसे बड़ा बनाया था ब्रिटेन ने ये युद्धपोत। वह युद्धपोत इस्पात की मोटी चादरों से इस प्रकार मढ़ा हुआ था कि तोप का गोला भी उससे टकराकर छिटक जाता। मुकाबले का कोई रास्ता नहीं रह गया तो अपनी जान देने का निश्चय करके तैयार हुए जापानियों की एक टोली आगे आई। अपने शरीरों पर विनाशकारी बम बांधकर हवाई जहाज से वे युद्धपोत के ऊपर पहुंचे और धुआं छोड़ रही उस चिमनी में कूद पड़े। कुछ ही क्षणों में विनाशकारी और भयानक युद्धपोत क्वीन एलिजाबेथ जापानी साहस और देशभक्ति की कहानी अपने पीछे छोड़ता हुआ भारी विस्फोट के साथ सागर की लहरों में समा गया। देश और समाज के हित में त्याग करने या जान देने की घटनाएं और देशों में भी कम नहीं हैं, लेकिन जापान इस मामले में निश्चित रूप से सबसे आगे है। दूसरे देशों में भी इस तरह के लोग होते हैं, पर जापान की एक विशेषता है कि वहां के औसत नागरिक का चरित्र भी ऐसा ही है। वैसे औसत जापानी व्यवहार कुशल और शिष्ट होते हैं। वे बातचीत में कृपण हो सकते हैं, पर दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति उनमें अद्भुत लगाव है। राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि है।
जहां देश की भलाई या उसके नाम का सवाल आया नहीं कि हर चीज गौण होकर रह जाती है। किन संकल्पों की अग्नि में तपकर और किन संस्कारों के सांचे में ढलकर बना है जापान का यह अपराजेय चरित्र। इसका बीजारोपण जापानी के व्यक्तित्व में बचपन के दिनों में ही हो जाता है और फिर नन्हे अंकुर को पोषण मिलता है स्वस्थ पारिवारिक और सामाजिक परिवेश से, रचनात्मक दिशा और प्रशिक्षण व्यवस्था तथा धार्मिक आस्थाओं से। जापान की एक प्रचलित लघु कथा है। एक बौद्ध धर्मानुयायी जापानी बच्चे से एक व्यक्ति ने पूछा कि यदि कोई गौतम बुद्ध को गाली दे तो तुम क्या करोगे? बच्चे ने उत्तर दिया कि मैं उसे गोली मार दूंगा। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, यदि गौतम बुद्ध जापान को गाली दे तो तुम क्या करोगे? तब बच्चे ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध को गोली मार दूंगा। ऐसी है जापानियों की राष्ट्रभक्ति। जापान का राष्ट्रगीत अपने सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति को व्यक्त करता है। इसका अर्थ है, पर्वत से भी अटल हजारों वर्षों तक तुम्हारा शासन कायम रहे और हर आगे आने वाला पल आज की तुलना में बेहतर होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, हर जापानी, चाहे युवा था या बूढ़ा या फिर बच्चा, सबने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे एकजुट होकर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे और हर आगे आने वाला पल आज की तुलना में बेहतर होगा। यही कारण है कि आज जापान शायद एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो उत्पादन और तरक्की के मामले में पश्चिम के विकसित देशों को भी पीछे छोड़ चुका है। आज जापान की कारों, टेलीविजनों, कैमरों और नाना प्रकार के उपकरणों से सारा विश्व पटा पड़ा है। एक समय जापान ने इस क्षेत्र में अमेरिका तक को हिला दिया था, लेकिन जापान ने यह उन्नति अपनी संस्कृति और परंपराओं की कीमत पर नहीं की। उसने पश्चिम से जानकारी और तकनीकें तो ली, उसे शान पर भी चढ़ाया और संस्कार अपने ही बनाए रखे। ये उसकी एक बड़ी खूबी रही। आज भी भवनों का शिलान्यास करते समय वहां भूमि पूजन होता है, मिठाई बंटती है। नव वर्ष पर मंदिर जाने की परंपरा है और जगह जगह चायोत्सव होते हैं। साल भर पुराने तौर तरीकों से त्योहार मनाए जाते हैं और पतंगें भी उड़ाई जाती हैं। ये अलग बात है कि आधुनिकता की दौड़ में समाज में अनेक विकृतियां भरती हैं। पश्चिम की जीवन शैली यहाँ भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। जगह जगह मदिरालय खुल गए हैं, जहां नर्तकियों की मादक अदाओं में नवयुवक झूम उठते हैं। परंतु पुरुष समुदाय अपनी परंपराओं में पली संस्कृति को जीवित रखने की प्रवृत्ति को आज भी नहीं छोड़ पाए हैं। पश्चिमी देशों की तरह जिंदगी यहाँ भी तनावमय है। स्त्री पुरुष आगे बढ़ने की दौड़ में भागते नजर आते हैं और उसके दुष्परिणाम दिखते भी हैं। अकेलेपन के तनाव से ग्रस्त पुरुष और महिलाओं में आत्महत्या की बढ़ती संख्या जापान के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।